नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। यह परीक्षा 27/12/2020 को हुई थी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 66वीं बीपीएससी में किस विषय से कितने प्रश्न आए हुए थे। तो इतिहास से 24 प्रश्न आए हुए थे, भूगोल से 9 प्रश्न आए हुए थे, राज्य व्यवस्था से 5, अर्थव्यवस्था से 5, विज्ञान से 30 आए थे, गणित से 10, बिहार विशेष से 29 प्रश्न आए थे, समसामयिकी से 37 प्रश्न आए थे। तो इस प्रकार से हम शुरू करते हैं प्रश्नों का सीरीज, जिसमें इतिहास का सबसे पहले प्राचीन भारत से जो प्रश्न आए हैं उस प्रश्नों को लेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत में जो प्रश्न आए थे उसे लेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत से आए हुए प्रश्नों को लेंगे। तो इस प्रकार से क्रम से हमने प्रश्नों को लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत से पहला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित यह स्थान है जिसमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसकी खोज 1953 ईस्वी में बीबी लाल ने की थी। दूसरा प्रश्न है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे अष्टिक ज्ञान, सच्ची आस्था और अष्टिक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जैन धर्म से। जैन धर्म में मूलतः 3 रत्न माने गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को ही मोक्ष का मार्ग बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय दार्शनिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, वैशेषिक। भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म अति सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन में हुई है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति थेरवाद त्रिपिटक की तार के पत्तों पर लिखा गया। यह संगति कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के काल में हुई थी। प्राचीन काल में कुल 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। 4 बौद्ध संगतियों में प्रथम संगति जो अजात शत्रु हर्यक वंश के थे, द्वितीय संगति कालाशोक, तृतीय संगति अशोक जो मौर्य वंश के थे, कालाशोक शिशुनाग वंश के थे, चतुर्थ संगति कश्मीर में कनिष्क के समय हुई थी। तो इसे भी याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है मध्यकालीन भारत से, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बलबन। सुल्तान बलबन ने यह नीति अपनाई। बलबन दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा और वह गुलाम वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चोल। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता उसका स्थानीय स्वशासन था। अगला प्रश्न है, प्रचिनकारी पीटराडयूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पीटराडयूरा मध्यकालीन स्थापत्य शैली है जिसमें पत्थर की दीवारों में बहुमूल्य पत्थरों तथा रत्नों को जोड़ा जाता था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अकबर। मुगल बादशाह अकबर को चित्रकला तथा वास्तुकला में अत्यधिक रुचि थी। तो इसके अनुसार चित्रकला ईश्वर भक्ति की ओर प्रेरित करती है। अकबर काल में ही चित्रकला के लिए शाही व्यवस्था की गई थी जो
कारखाना कहलाता था। अगला प्रश्न है वह है आधुनिक भारत से बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर के युद्ध के बाद हुए इलाहाबाद की संधि के तहत लागू किया। बंगाल के साथ ही बिहार तथा उड़ीसा पर भी इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? ऑप्शन दूसरा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को शिकागो अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद चर्चित और प्रभावशाली भाषण दिया था। अगला प्रश्न है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू। 1 जनवरी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू विठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बनाए गए। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। बंगला नाटककार दीनबंधु मित्र 1860 में प्रकाशित नाटक नील दर्पण एक सशक्त नाट्य कृति थी। अगला प्रश्न है 1760 का प्रसिद्ध वाड़ीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, फ्रांसीसी। वाड़ीवासा का युद्ध वर्ष 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामलदास कॉलेज भावनगर। अगला प्रश्न है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ऑप्शन पांचवा सही हो जाएगा, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखने वालों में जीनत महल भी शामिल थे। अब देश में अंग्रेज हुकूमत हासिल करने के लिए उग्र थे तो बेगम जीनत महल अपने पति बहादुर शाह जफर को ललकारा था और उन्होंने कहा था कि समय गजलें गाकर दिल बहलाने का नहीं है। कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और बहादुर शाह जफर तथा बख्त खां दिल्ली से एवं आसपास के क्षेत्रों में 1857 के विद्रोह के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिए। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर सही होने के कारण पांचवा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दे दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 1935 का अधिनियम के तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त करके
केंद्र स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई। तो इसी अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं तथा दासता का अधिकार पत्र कहा था। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 24 दिन। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 25 दिनों की पैदल मार्च निकाले और 6 अप्रैल 1930 को मुट्ठी भर नमक उठाकर संकेतित रूप से नमक कानून को तोड़ा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन पांचवा सही हो जाएगा। इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है मशहूर शायर आजिमाबाद के बिस्मल अजीमाबादी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पूर्ण स्वराज आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे? दूसरा ऑप्शन भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई आजाद हिंद फौज में बंदी सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, जिसके बचाव पक्ष का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, भूलाभाई देसाई। अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्टुटगार्ट। भारत की आज़ादी से 4 दशक पहले साल 1907 में विदेश में पहली बार भारत का झंडा 46 साल की पारसी महिला भिकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी में फहराया और उन्होंने इसे भारतीय स्वतंत्रता का झंडा बताया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, CR दास देशबंधु। चित्तरंजन दास का बहुचर्चित उपनाम देशबंधु है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न भूगोल से शुरू होता है, जिसमें से पहला प्रश्न है भूगोल का, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन दूसरा होन्शु। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। इसे भी याद रखना है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा 7वां द्वीप है और इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है। जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का नाम है? ऑप्शन पहला ग्रीनलैंड, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? उत्तर तीसरा सही हो जाएगा। विश्व के 7 महाद्वीपों में अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश है, जिसमें सर्वाधिक देश 54 देश है। तो इस प्रकार से उत्तर तीसरा सही हो जाएगा, अफ्रीका
महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है 54। और एशिया में कितने हैं? एशिया महाद्वीप में 52 देश है। यूरोप में कितने हैं? यूरोप में 49 द्वीप है, देश है। और अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में 23 देश है। तो इस प्रकार से अफ्रीका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उनकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम की लगभग 95% जनसंख्या विविध आदिवासी मूल की है जो राज्य में बसती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की जनसंख्या देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? ऑप्शन चौथा पुलसेन। पुलसेन कर्नाटक राज्य में नहीं है। अन्य सभी जो विकल्प दिए हुए हैं वो सभी कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य में स्थित प्रमुख कॉफी उत्पादन क्षेत्र कोडगु, चिकलमगुल, हासन कर्नाटक के मुख्य कॉफी उत्पादन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा लेह। लेह जिला सबसे बड़ा है। 31 अक्टूबर 2019 में लेह भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में वन्य जीवन अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य है। लगभग 40 वन्यजीव अभयारण्य है यहाँ। संपूर्ण भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो जहाँ संपूर्ण भारत का आए वहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा और राज्य आए वहाँ पर महाराष्ट्र। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्य जीव अभयारण्य है। महाराष्ट्र में कितने हैं? महाराष्ट्र में 40 है। अगला प्रश्न है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? ऑप्शन दूसरा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न राज्य व्यवस्था से है, पॉलिटिकल से प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने वाली शीर्ष संस्था है। अगला प्रश्न है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा विधि शासन का प्रमुख सिद्धांत है। कानून के समक्ष देश के सभी नागरिकों की समता। अब प्रत्येक नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा जो समान रूप से लागू होगा। तो इस प्रकार से राज्य व्यवस्था से अब तीसरा प्रश्न आएगा, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? अनुच्छेद से 3-4 प्रश्न आ ही जाते हैं बीपीएससी परीक्षा में, तो इसे अच्छे से हल करना है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी। अगला प्रश्न है
73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल राजीव गांधी के नेतृत्व में एक नई पहल की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है विकास हेतु नियोजन, क्रियान्वयन एवं कार्यक्रम की निगरानी में स्थानीय लोगों की विभिन्न स्तरों में भागीदारी सुनिश्चित हो। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने तथा अस्पृश्यता से या उससे संबंधित मामलों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार के निर्योग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के रूप में दंड का प्रावधान है। यह कानून ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्न। अगले वीडियो में अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से प्रश्न होगा, उसके बाद से सामान्य विज्ञान से भी कुछ प्रश्न होगा, बिहार विशेष से भी प्रश्न होगा, समसामयिकी से भी प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से 150 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, उसके उत्तर को व्याख्या के साथ। और ये जो हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज ना कह के ये कहें कि बीपीएससी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है जो 27/12/2020 को हुई थी परीक्षा, तो उसी को मैं सॉल्व कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।